हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्पायर आईएएस पीसीएस। आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का मंथली मैगजीन, जिसमें हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिटी गवर्नेंस एंड जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इसके टॉपिक्स को कवर किया है। और ये हम छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज ये वीडियोस कवर कर रहे हैं, जिससे कि जो व्यूअर्स होते हैं स्टूडेंट्स उनको रिवीजन करना और तैयारी करने में ईजी हो रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स को। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में हमारा पहला टॉपिक आज हम कवर करेंगे कि नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में मिला है वो कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से एक्टिविटीज़ के लिए मिला है। दूसरा है कि बी रेडी इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया गया, इसके बारे में देखेंगे। जो कि ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है ये जो आता था उसको ये रिप्लेस करेगा। और इसके अलावा हम देखेंगे कि इंडिया का जो स्मॉल कंपनीज हैं इसकी स्केलिंग के बारे में देखेंगे। और पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है इसके बारे में देखेंगे। और इसके साथ साथ जो मेक इन इंडिया जो कि 2014 में आया था वो 10 इयर्स कंप्लीट किया है। तो इसके बारे में देखेंगे कि ये इसके जो मेक इन इंडिया है इसके क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं। और इसके अलावा जो इंडिया में पॉवर्टी है उससे रिलेटेड भी देखेंगे। और रिसेंटली जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया जिसमें इंडिया ने 39th रैंक उसका आया है उसमें उस इंडेक्स में, तो इससे रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर्स हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है इंडिया के लिए, इसके बारे में देखेंगे। और इसके अलावा जो स्मॉल टॉपिक्स हैं जैसे देखेंगे कि हमारा आरबीआई से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। यूपीआई 1 2 3 क्या होता है, क्योंकि ये प्री में ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज यूपीआई 1 2 3 और यूपीआई लाइट के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और रिसेंटली इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $700 बिलियन को क्रॉस किया था। तो इसके क्या क्या रीजंस हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक्स पे मूव करते हैं। और इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आपको कुछ भी क्वेरीज हैं हमारे पढ़ाने से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करिए, उसका हम आंसर करने का ट्राई करेंगे। चाहिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसमें है कि नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स के फील्ड में किसको किसको दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो पहला ये 3 पर्सन को दिया गया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कि ये क्या है, जो नोबेल प्राइज़ मिलता है ये सिर्फ एक पर्सन को मिलता है क्या। तो इसका आंसर है नहीं, ये मल्टीपल पर्सन्स को भी मिल सकता है। तो इसको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये 3 लोगों को बेसिकली दिया गया है। एक डेरेन एस मोगलू, फिर देन सेकेंड पर्सन है साइमन जॉनसन एंड थर्ड पर्सन इज जेम्स ए रॉबिन्सन। तो ये 3 लोगों को दिया गया है। तो इनको क्यों दिया गया है, तो इन्होंने एक रिसर्च निकाला था कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका हमारे जो प्रॉस्पेरिटी है लाइक समृद्धि उस पर क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो इस रिपोर्ट के लिए इनको इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि नोबेल प्राइज़ का क्या हिस्ट्री है। तो बेसिकली नोबेल प्राइज़ जो है एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे की वजह से लाया गया था और ये स्टार्ट हुआ था 1895 में। और ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। तो अभी अगला क्वेश्चन होगा कि जो नोबेल प्राइज़ है कौन कौन से फील्ड्स में मिलता है। तो नोबेल प्राइज़ जो है बेसिकली 6 फील्ड में मिलता है। एक फिजिक्स के फील्ड में मिलता है, सेकंड है केमिस्ट्री, थर्ड है इकोनॉमिक्स, फोर्थ है लिटरेचर एंड फिफ्थ है मेडिसिन के फील्ड में मिलता है। एंड जो सिक्स्थ है ये पीस, कि वर्ल्ड में पीस के लिए कौन सबसे अच्छा काम किया है। तो ये स्टार्टिंग के जो 3 अवार्ड्स हैं इसको दिया जाता है कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी है इसके द्वारा दिया जाएगा ये 3 अवार्ड। और बाकी जो 3 अवार्ड्स हैं ये बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। जैसे ये जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो भी नोबेल प्राइज़ होते हैं ये दिया जाता है कि जो स्वीडन का है नोबेल असेंबली, ये स्टॉकहोम के द्वारा दिया जाता है। फिर पीस वाला जो अवार्ड है ये नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है। और लिटरेचर वाला जो अवार्ड है ये स्वीडिश अकेडमी के द्वारा स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। तो अभी अगला क्वेश्चन होगा कि जो नोबेल प्राइज़ मिलता है तो इसमें बेसिकली क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं।
तो बेसिकली जो नोबेल प्राइज़ है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला एक होता है कि सर्टिफिकेट दिया जाता है नोबेल का, एक डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाता है। सेकंड है इसमें एक मेडल दिया जाता है, जैसे ओलंपिक्स में देखेंगे कि सिल्वर, गोल्ड या ब्रॉन्ज का मेडल दिया जाता है, वैसे एक नोबेल का इनको मेडल दिया जाता है जिसपे वो अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पे ये अवार्ड लाया गया था उनका एक इमेज बना रहता है। और इसके साथ साथ जो स्वीडन की करेंसी है उसका 10 मिलियन स्वीडिश करेंसी जो कि नियरली 1.4 मिलियन डॉलर के अराउंड है, वो कैश प्राइस दिया जाता है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए हम थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं कि ये जो रिपोर्ट लाया गया था जिसके लिए ये मिला था कि इम्पैक्ट ऑन प्रॉस्पेरिटी के, तो ये किस पे बेसिकली स्टडी किए थे। तो पहला इनका मेजर स्टडी जो था कॉलोनियल जो इम्पैक्ट था प्रॉस्पेरिटी पे, मीन्स जब ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया पे या फिर अदर जो कंट्रीज पे राज किया था, तो उसका उनकी प्रॉस्पेरिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ और जो कैसे जो पुअरर थे वो रिचेस्ट बन गए, इसके इम्पैक्ट को एनालिसिस करके ये रिपोर्ट निकाला गया था। और इसी रिपोर्ट के लिए इनको नोबेल का इकोनॉमिक्स के फील्ड में प्राइज दिया गया था। और इसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये इतना प्री के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसकी वजह से हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है बी रेडी इंडेक्स। तो इसमें बी रेडी इंडेक्स में क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ये बी रेडी इंडेक्स क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म है बी फॉर बिजनेस रेडी इंडेक्स, जो कि पहले आप जानते होंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि नियरली 2020 में इसको बंद कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे चाइना से देखेंगे कि इसमें जो इसके ऑफिसर्स होते हैं इनके साथ करप्शन करके ये गलत रिपोर्ट्स उनको दिया या गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता था, और उसकी वजह से इनका रैंक चाइना का काफ़ी अच्छा बनता था। तो इसमें लीकेज इंफॉर्मेशन लीकेज होने की वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है इसको डिसकंटिन्यू किया था वर्ल्ड बैंक ने। तो इसी को रिप्लेस करने के लिए बी रेडी इंडेक्स लाया है वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी हम इसको देखेंगे बी रेडी इंडेक्स जो लेकर आया है ये इसमें कौन कौन से फेज के लिए लाया गया है। तो बेसिकली क्या था कि ये 2024 से 2026 के लिए स्टडी करके लेकर आया गया है, जिसमें ये उसका 3 फेज में रोल आउट हुआ और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिप्लेस करेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि जो बी रेडी इंडेक्स है ये क्या है। तो बेसिकली ये क्या होता है कि डिफरेंट कंट्रीज में जो भी कारपोरेट्स हैं या फिर उस कंट्री में बिजनेस करना कितना इजी है, या फिर जो सपोज एफडीआई आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने में और अप्रूवल मिलने में कितना टाइम लगता है। तो इसी को हम जो ये वर्ल्ड बैंक है एनालिसिस करता है, और इसी एनालिसिस और डेटा के बेस पे ये बिजनेस रेडी इंडेक्स निकालता है, जो कि बिजनेस स्पेशली बिजनेस के लिए होता है। और इसके जो क्लाइमेट्स होते हैं इस पे क्या क्या इम्पैक्ट होता है, इसमें भी क्लाइमेट पे क्या क्या असर होता है, इसका भी इसमें कुछ कंपोनेंट है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहला है कि ये जो अच्छा रैंक होने से, मीन्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंक अच्छा होने से क्या होता था कि ग्लोबल लेवल पे एक कंसिडरेशन होता था कि उस कंट्री में बिजनेस करना काफ़ी इजी है। तो जब बिजनेस करना काफ़ी इजी है रहता है तो क्या होता है कि अदर कंट्रीज से या फिर बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाते हैं, एफडीआई लाते हैं, तो वहाँ पे न्यू इंडस्ट्री सेटअप हो जाती है। तो इसलिए इसको लाया गया। सपोज इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में या फिर बी रेडी इंडेक्स में रैंक काफ़ी अच्छा रहता है, तो फिर यहाँ पे अदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सोचते हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बी रेडी इंडेक्स में यही था। तो इसके कौन कौन से पिलर्स हैं बी रेडी इंडेक्स के। तो पहला पिलर है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि यहाँ पे जब भी कोई इंडस्ट्री न्यू सेटअप होती है तो उसको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में क्या क्या गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलते हैं और उसको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो एक तो ये हो गया रेगुलेशन वाला। दूसरा पिलर होता है कि पब्लिक सर्विसेज, कि हमें वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करने पे जो रेगुलेटरी सपोर्ट्स हैं उसके साथ साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ सर्विसेज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और वहाँ पे रोड कैसा है,
और रोड के साथ साथ अदर उसमें सपोज कोई इंडस्ट्री सेट होती है तो वहाँ पे वर्कर्स जो रहेंगे उनके लिए क्या क्या सर्विसेज है गवर्नमेंट के द्वारा है। तो ये पब्लिक सर्विसेज वाला पिलर हो गया। थर्ड पिलर हो गया कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मीन्स कोई भी बिजनेस ऑपरेट करने के लिए वो एफिशिएंट है कि नहीं, मीन्स वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसमें कोई हर्डल्स तो नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे कि वहाँ पे सपोज कोई बिजनेस कहीं पे किसी सिटी में सेटअप हुआ तो वहाँ पे उसकी कम से कम खर्च में कितना अधिक से अधिक आउटपुट आ रहा है, उसी को हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोलते हैं। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं और इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है। तो पहला है कि डिजिटल एडॉप्टेशन, मीन्स इंडस्ट्री सेटअप करने में जो डिजिटल एडॉप्टेशन है कि डिजिटल सर्विसेज हैं वो कितनी ईजिली उसको मिल पा रहे हैं। दूसरा है कि इंडस्ट्री सेट होने के बाद वहाँ पे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ना हम अभी इंडस्ट्री सेट कर दिए और प्रॉफिट तो बहुत अच्छा बना रहे हैं, बट ऐसा ना हो कि उसकी साइड इफेक्ट के कारण कोई भी वहाँ पे इन्वायरमेंटल कोई इश्यूज जनरेट हो जाए जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करे। और इसके साथ साथ जो हमारा अगला पिलर है, अगला जो फेज रहेगा उसमें जेंडर से रिलेटेड क्या क्या वहाँ पे इक्वालिटी क्या है, बिजनेस इंसॉल्वेंसी क्या है, मार्केट कंपटीशन में क्या क्या जेंडर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं कि। तो अभी देखेंगे कि जो बी रेडी इंडेक्स है वो इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों। तो पहला है कि इस में सपोज आपका रैंक अच्छा है, इंडिया का रैंक अच्छा है, तो इससे क्या होगा कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आते हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, बिजनेसमैन होता है, वो वहाँ पे चाहता है कि इन्वेस्टमेंट करे। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करेगा तो वहाँ पे जीडीपी बढ़ेगी, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, जॉब क्रिएट होंगे। तो ये एक हेल्प मिलता है। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इसमें रैंक अच्छा होने से डिजिटल जो ट्रेड होता है और लॉजिस्टिक जो चार्जेस होते हैं ये कम, लॉजिस्टिक चार्जेस कम से कम लगते हैं और इससे डिजिटली हम बहुत सारा ट्रेड कर पाते हैं। और इससे कि हम प्रमोट करते हैं इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मीन्स सारे वर्ग के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, लाइक मेल हो गया, फीमेल्स हो गए, फिर पुअर लोग हो गए और रिच लोग हो गए, डिफरेंट जो हमारे सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उन सारे लोगों को एक साथ जब हम इंक्लूड कर देते हैं उसी को हम प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी बोलते हैं। और इससे जो पता चलता है कि किसी भी कंट्री में जो बिजनेस करने में कितना ट्रांसपेरेंट है और डेटा का इंटीग्रिटी से रिलेटेड। बेसिकली डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है, मीन्स कोई भी हम डेटा है तो उसके साथ विदाउट मैनिपुलेशन डेटा को पब्लिश करें, उसी को हम डेटा का इंटीग्रिटी, मीन्स जो रियल डेटा है उसी को हम दिखाएं, ऐसा ना हो कि हम फेक डेटा दिखाएं। हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और इन केस आप हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताइए, और इन केस आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए, जिससे कि हम अपना अगला वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है कि इंडिया में देखेंगे कि जो स्मॉल कंपनीज हैं उनका स्केलिंग से रिलेटेड कुछ डेटा है। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, एक पेपर पब्लिश किया गया था जिसमें ये हाईलाइट किया गया कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कंपनीज हैं वहाँ पे मल्टी प्लांट फिनोमिना डेवलप हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आता है कि मल्टी प्लांट फिनोमिना क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि मल्टी प्लांट फिनोमिना में कि एक स्टेट में सपोज कोई कंपनी है तो उस स्टेट में सपोज हम अभी कोई रिलायंस है, रिलायंस ये बेसिकली क्या है कि महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो सकती, सपोज नागपुर में है, नागपुर हो गया, मुंबई में है, देन पुणे में है। तो जब रिसोर्स का एलोकेशन ऐसा होता है कि सपोज रिलायंस के पास टोटल 10,000 एम्प्लॉयज़ हैं, तो रिसोर्स का एलोकेशन ऐसा कर दे कि कभी यहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, कभी यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिर कुछ रिक्वायरमेंट आ जाने पे यहाँ के लोगों को, जो नागपुर के लोगों को मुंबई शिफ्ट कर दिया, मुंबई शिफ्ट कर दिया, फिर मुंबई के लोगों को पुणे शिफ्ट कर दिया। तो वहाँ पे उनके ऑपरेशनल कॉस्ट और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब ऐसा सफल करती है, इसी को मल्टी प्लांट फिनोमिना बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन में, टेंडेंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फर्म टू डिस्ट्रीब्यूट
their workforce across multiple factories or plant in the same state। मीन्स एक ही स्टेट में डिफरेंट जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो उनकी वर्कफोर्स हैं उनका रिलोकेशन जब करती है तो इसी को मल्टी प्लांट फिनोमिना बोलते हैं। तो अभी हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि सपोज ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में वहाँ पे लेबर यूनियन का या फिर उनके यूनियन का किसी बात को लेकर स्ट्राइक चल रहा है। तो स्ट्राइक चल रहा है तो अभी देखेंगे कि यहाँ पे जो महाराष्ट्र के सपोज मुंबई ऑफिस में कोई स्ट्राइक चल रहा है तो वहाँ उनका एफिशिएंसी या फिर जो आउटपुट है ये इम्पैक्ट होगा। तो क्या करेगी रिलायंस, यहाँ के लोगों को कुछ लोगों को मुंबई शिफ्ट कर दिया या फिर पुणे शिफ्ट कर दिया। तो इससे क्या रहता है कि इनकी एफिशिएंसी और आउटपुट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। ये इसका मेन बेनिफिट है। तो अभी जो हमारे इंडियन फर्म्स हैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक तो पहला चैलेंज है कि उनके साइज़ को देखते हुए सपोज कोई स्मॉल कंपनी है तो उनके स्मॉल साइज की वजह से बहुत सारे केस में इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो ये एक रेगुलेशनल चैलेंज है। दूसरा है कि कैपिटल लेबर रिलेशनशिप से रिलेटेड है कि कैपिटल और जो लेबर है इनका रिलेशनशिप बहुत जगह अच्छा नहीं होता है। ये एक चैलेंज है। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर कि अभी एक फर्म में सपोज एक प्लांट है वहाँ पे काम करने वाले लोगों को दूसरी जगह डिप्लॉय कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इससे रिलेटेड इससे चैलेंज आ सकता है क्योंकि एक जगह पे काम करने वाले लोग बहुत सारे केस में वो मूव आउट नहीं करना चाहते हैं एक प्लेस से। सपोज मुंबई से पुणे में मूव नहीं करना चाहते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर ये एक चैलेंज है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा जो डेटा है ये प्री के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बाकी मेंस के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने मेंस 365 मैगजीन कवर किया हुआ है और जब भी उसका अपडेटेड कुछ भी डेटा या मैगजीन आएगा तो उसको ऑलरेडी फिर से हम एक बार कवर करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो बेसिकली पहला हमारा क्वेश्चन होगा कि पीएम गति शक्ति क्या है, कोई स्कीम है या फिर कोई अप्रोच है। तो क्या है कि ये कोई स्कीम नहीं है, ये बेसिकली एक अप्रोच है कि डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या अप्रोच हमें लेना चाहिए, ये वो अप्रोच है। तो ये क्या होता है कि सपोज अभी कोई इंडस्ट्री सेट करना है तो पहले हमें जो लैंड डिपार्टमेंट है यहाँ पे हमें जो जगह है इसका एलोकेशन चाहिए। देन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में हमें लाइट का कनेक्शन चाहिए। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट है उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट चाहिए। तो क्या होगा कि कोई भी इंडस्ट्री आएगी तो उनको बहुत सारे फील्ड में चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे कि पहले इस ऑफिस में जाओ, यहाँ से सपोज उनको सर्टिफिकेट मिला तो इस ऑफिस में जाओ, फिर उसके बाद यहाँ से इन्वायरमेंट वाले ऑफिस में जाओ। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाना ये काफ़ी इशू क्रिएट करता था कि जिससे क्या होता है कि हमारा जो एफडीआई आता था या फिर इन्वेस्टमेंट आता है था तो इससे इशू क्रिएट होता था। तो ये ऐसा अप्रोच लेकर आया गया कि सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोग्राम है। मीन्स आपने एक जगह अप्लाई कर दिया कि हम इस प्लेस पे हम सपोज कानपुर में इंडस्ट्री सेट करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी जगह से भी क्लियरेंस किया या सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है वो वन बाय वन मूव करता जाएगा। मीन्स सपोज वहाँ पे यहाँ पे लैंड डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिला, देन वो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिक्वेस्ट है वो चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। देन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से अप्रूवल मिल जाने के बाद वो यहाँ पे इन्वायरमेंट वाले डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो उसके लिए वन बाय वन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही पीएम गति शक्ति जो नेशनल मास्टर प्लान है इसका मेन बेनिफिट है कि सिंक्रोनाइज होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में। ये हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड रहेगा डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज होती हैं और प्लानिंग जिसमें हम नॉलेज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को शेयर करेंगे। तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट को इंक्लूड किया गया, तो रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, वाटरवेज। वाटरवेज मीन्स जो नदी या फिर समुद्र में चलने वाले जो वेसल्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है। एयरपोर्ट्स हो गया, मास ट्रांसपोर्टेशन हो गया और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, रोड हो गया, नेशनल हाईवेज हो गए, एक्सप्रेस वे हो गए, इनके बारे में बात कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि ईज ऑफ लिविंग हमारा इससे
इन्हेंस होगा, और इसके साथ साथ जब ईज ऑफ लिविंग इन्हेंस होगा और ये डिफरेंट जो मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होगा, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी इंडिया का रैंक इम्प्रूव होगा, जिससे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएंगे। और जो इसमें है कि जो टाइम लगता था, ये टाइम भी कम लगेगा। तो ये पीएम गति शक्ति का जो प्लान आया था, इसका ये मेन बेनिफिट था। तो पीएम गति शक्ति जो प्लान था, इसका क्या क्या टारगेट था? तो पहला टारगेट था कि 2 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे को बनाना, देन 200 न्यू एयरपोर्ट्स को बनाना, इसके साथ साथ कि 1600 टन जो रेल कार्गो का कैपेसिटी है इसको बढ़ाना, और इसके साथ साथ रिन्यूएबल जो एनर्जी होता है जिसमें हमारा कार्बन इमिशन कोई ना रहे, उसको हम अपनी कैपेसिटी को 225 गीगावाट से बढ़ा के हमें 225 गीगावाट हमें और बढ़ाने का हमने टारगेट सेट किया था। और जो गैस पाइपलाइन है इसको 17,000 किलोमीटर तक और एक्सटेंड करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए हमने इसमें बात रखी थी। तो इस पीएम गति शक्ति से क्या क्या हमें अचीव हुआ है उसको देख लेते हैं कि ये सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसपे हमें अप्रूवल या फिर सर्टिफिकेशन मिलेगा, और इससे क्या होगा कि सोशल सेक्टर जो इम्पैक्ट है इसका भी एनालिसिस होगा। और ये स्टेट का जो सपोज क्या होता है कि कभी कभी सेंटर भी कोई प्लान लेकर आ रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी कोई प्लान लेकर आ रही है, तो इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा और ये बेटर वे में हो सकता है। इस टॉपिक में हमारा यही था। हमारा अगला टॉपिक है कि मेक इन इंडिया जो कि 2014 में आया था, उसके 10 ईयर्स को कंप्लीट हुए हैं। तो देख लेते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या क्या हुए हैं। तो इसका मेन एम लेकर आया गया था कि लोकल फॉर वोकल। वोकल फॉर लोकल मीन्स हम जो लोकल में मीन्स इंडिया में हम लोग जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो इंडिया में बने प्रोडक्ट को ही यूज करें। हमें ऐसा ना हो कि हमें इंडिया में जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो बाहर से इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगा। ये इसका मेन इनिशिएटिव था। और हमारा जो इंडस्ट्री था इसकी ग्रोथ रेट को हम 12 से 14% तक इसको टारगेट लेके चले थे कि हमारा जो इंडियन इंडस्ट्री है वो 12 से 14% तक ग्रो करे। इसके साथ 2022 तक नियरली 100 मिलियन जो इंडस्ट्रियल जॉब है उसको क्रिएट करना भी इसका टारगेट था। और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो अपना इंडिया का जीडीपी है, सपोज इंडिया का जो जीडीपी 3.75 ट्रिलियन यूएसडी है, तो इसका 25% जीडीपी सिर्फ हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो, इसका हमने टारगेट लेकर चला था। जो कि 2022 में कोविड आ गया, कोविड आ जाने की वजह से ये टारगेट मीट नहीं हो पाया, तो इसको हमने रिवाइज किया है 2025 तक कि ये हमारा जीडीपी का 25% जो कंट्रीब्यूशन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए, इसके लिए 2025 तक एक्सटेंड किया था। तो इसमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं? तो इसमें 27 जो भी डिफरेंट सेक्टर्स हैं इनको इंक्लूड किया गया था। तो मेक इन इंडिया के क्या क्या पिलर्स थे? तो पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, की हम इंडिया में बिजनेस करने के प्रोसेस को ईजी कर दें, जिससे कि इंडिया में डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट प्लेसेस से इन्वेस्टमेंट आए। इसके साथ साथ हम वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं कि जो भी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं तो उनके लिए रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। और हम इसके साथ साथ न्यू जो सेक्टर्स हैं उसमें एफडीआई लेकर आ रहे हैं, जैसे डिफेंस के प्रोडक्शन में पहले एफडीआई नहीं था। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रेलवे सेक्टर, यहाँ पे हम एफडीआई को इंक्रीज कर रहे हैं कि जिससे कि जब बाहर का इन्वेस्टमेंट आएगा तो बाहर का इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ बाहर से टेक्नोलॉजीज, सपोज कोई कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, इंडिया की किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो उससे क्या होगा, एफडीआई मीन्स वो एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो आया ही, बट अमाउंट के साथ साथ क्या होता है कि वो कंपनी अमेरिका में ऑपरेशन जब करती है, ऑपरेट करती है, तो उसके पास जो भी टेक्नोलॉजीज होते हैं वो टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनी के साथ भी शेयर करती है, जिससे कि उनका जो एफिशिएंसी या आउटपुट है वो और बढ़ाया जा सके। तो इससे क्या होगा कि हमारे टेक्नोलॉजी में भी बूस्ट होता है। और न्यू माइंडसेट मीन्स हम क्या है कि गवर्नमेंट का पहले एक मेन मोटो था कि हम रेगुलेटर की तरह वर्क करें, और अभी के लिए आप देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है
फैसिलिटी रेगुलेटर के बजाय वो फैसिलिटी प्रोवाइडर का काम कर रही है कि सपोज कोई इंडस्ट्री है, उसको रेगुलेट करने के बजाय वहाँ पे उसको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए जिससे कि उनका आउटपुट या फिर जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, तो उसके लिए वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि कोई भी कंपनी को वहाँ पे आउटपुट और बेटर आ सके। इसके अलावा कि मेक इन इंडिया का हमारा क्या क्या अचीवमेंट था, तो आप जानते होंगे कि इंडिया पहले टॉयज़ के लिए अदर कंट्री बेसिकली मेनली चाइना पे डिपेंडेंट था, बट अभी के लिए हम टॉयज़ की फील्ड में हम इंडिपेंडेंट मीन्स कि हम जितने इंडिया में टॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है वो हम इंडिया में ही उसका प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स 400 मिलियन टॉयज़ एनुअली हम प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर में देखा जाए तो फोर्थ लार्जेस्ट हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है। इसके साथ साथ जो भी हमारा मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता था पहले, वो बेसिकली क्या होता था कि वहाँ से हम इंपोर्ट कराते थे, मीन्स चाइना या फिर अदर कंट्रीज से हम इंपोर्ट कराते थे। बट अभी देखा जाए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, और उसमें भी जो 99% है वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। मीन्स जो भी कोई मोबाइल का कंपोनेंट है, तो वो जो मोबाइल का कंपोनेंट है उसको हम इंडिया में ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो 142 नंबर पे था 2014 में, उसको इम्प्रूव करके इंडिया ने 63rd किया था 2020 तक। मीन्स जब तक ये रिपोर्ट पब्लिश होता था तब तक इंडिया ने 63rd पोजीशन पे इंडिया ने इम्प्रूव कर लिया था। बट 2020 के बाद आप जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और डेटा इंटीग्रिटी का इश्यूज को देखते हुए वर्ल्ड बैंक ने वो रिपोर्ट पब्लिश करना बंद कर दिया। अभी इसके अलावा इंडिया के जो ट्रेड हैं इस पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है मेक इन इंडिया से, तो पहला हमारा देखा जाए कि मर्चेंडीज जो एक्सपोर्ट है, मीन्स जो विजिबल आइटम्स होते हैं लाइक कपड़ा हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, जेम्स हो गया, इसकी हमारा एक्सपोर्ट देखा जाए तो अभी जो 2024 फाइनेंशियल ईयर गया था वहाँ पे 437 बिलियन डॉलर का हमने सिर्फ मर्चेंडीज एक्सपोर्ट किया था। और इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ मर्चेंडीज जो विजिबल आइटम्स हैं ये है। 437 बिलियन डॉलर इंडिया ने इसके मेक इन इंडिया के सपोर्ट की वजह से एक्सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ देखेंगे कि इंडिया ने डिफेंस के सेक्टर में भी एक्सपोर्ट में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो ये सारा जो है मेक इन इंडिया का ये हमारा ये था, उसकी वजह से हमने ऐसा कर पाया। अभी हमारा अगला टॉपिक है कि वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसमें पॉवर्टी प्रॉस्पेरिटी एंड प्लैनेट इस रिपोर्ट का नाम रखा था, और पाथवेज आउट ऑफ पॉली क्राइसिस मीन्स मल्टीपल क्राइसिस होने के बाद भी क्या क्या पाथवे होना चाहिए, इसका एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें पोस्ट पैंडेमिक जो मीन्स वो 2020 में कोविड आया था उसके बाद हमारा जो ये इंडस्ट्रीज का ग्लोबल प्रोग्रेस है इसको मॉनिटर करने के लिए, तो हम कैसे जो पॉवर्टी है उसको ये रिडक्शन कर सकते हैं उस पर इसने फोकस किया है। तो अभी देखा जाए तो इंडिया में जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन करती है वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और 2013-14 में देखा जाए तो पॉवर्टी जो इंडिया में पॉवर्टी था नियरली 30% जो पब्लिक थी हमारी इंडिया की वो एक्सट्रीम पॉवर्टी फेज में थी। बट अभी नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा इंडिया में 11.28% ही सिर्फ लोग पॉवर्टी के केस में रह गए हैं, बाकी लोगों को हम लोग अपलिफ्टमेंट करके पॉवर्टी से बाहर लेकर आए हैं। तो अभी देखा जाए कि इंडिया में जो पॉवर्टी है वो 43,431 मिलियन, जो यहाँ पे देखा जाए वो 1990 में 431 मिलियन पब्लिक जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी में थी। बट अभी 2024 में देखा जाए तो 129 मिलियन लोग ही सिर्फ पॉवर्टी में हैं। मीन्स क्या है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को वर्ल्ड बैंक ने कैसे डिफाइन किया है, तो फिर इन केस कोई भी पर्सन है जो पर डे $2.15 अर्न कर लेता है या इतने में गुजारा कर लेता है, तो उसको सपोज कर लेता है तो उससे नीचे वो कमा रहा है तो वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के केस में उसको काउंट किया जाएगा। तो जिसमें इंडिया में देखा जाए कि सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुआ है
पॉवर्टी। तो अभी पॉवर्टी से रिलेटेड हिस्टोरिकल डेटा देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 के पहले जो पॉवर्टी था उसके लिए देखा जाए तो दादा भाई नौरोजी का जो एक बुक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें पॉवर्टी के बारे में बात किया गया है। और इसके साथ साथ बॉम्बे प्लान जो था जो कि 1944 में लेकर आया गया था, उसमें भी पॉवर्टी एलिमिनेशन से रिलेटेड मेंशंस था कि हम कैसे इंडिया से पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 के बाद देखा जाए तो उससे रिलेटेड भी आप जानते होंगे प्लानिंग कमीशन जो कि 1962 वाला प्लान था। प्लानिंग कमीशन बेसिकली वो जो पंचवर्षीय योजना आती थी 5 इयर्स प्लान, वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा लेकर आया जाता था। तो उसमें 1962 वाले जो फाइनेंशियल 5 ईयर जो प्लान था उसमें इसको मेंशन किया गया था कि पॉवर्टी एलिमिनेशन कैसे करना है। और 2000 के बाद के देखा जाए तो जो तेंदुलकर कमेटी थी जो कि 2009 में आई थी, उसमें भी पॉवर्टी एलिमिनेशन का बात किया गया था। और जो रंगराजन कमेटी थी 2014 में लेकर आया था, वहाँ पे भी जो पॉवर्टी था उसके एलिमिनेशन की बात कर रही थी। तो अभी एक फेमस कोट है महात्मा गांधी जी का जिसमें बताया गया है कि पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस मीन्स जो पॉवर्टी है ये वायलेंस का सबसे खराब फॉर्म है। ये आप देखेंगे कि ऐसे जो कोर्स होते हैं ये यूपीएससी या फिर पीसीएस के जो एसए वाला सेक्शन होता है पेपर होता है, ऐसे कोर्स बहुत हेल्प करते हैं। जब ऐसे आप कोर्स लिखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको नंबर मिलता है। हमारा अगला टॉपिक है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो रिसेंटली जो 2024 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश हुआ था उसमें कुछ जो जो फाइंडिंग्स थे, तो अभी देखा जाए तो उसमें इंडिया ने 39th रैंक हासिल किया था। और ये टोटल कंट्रीज जो थे 133 कंट्रीज थे और उसमें इंडिया ने तो 39th रैंक उसको मिला था इंडिया को। तो अभी पहला क्वेश्चन होगा आपके दिमाग में आएगा कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो कौन पब्लिश करता है। तो इसको पब्लिश जो है इसके आंसर इसको पब्लिश वीपो करता है। वीपो मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिस जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को पब्लिश करता है। तो अभी दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जो इनोवेशन इंडेक्स आता है इसमें इंडिया ने इम्प्रूव किया है कि क्या किया है। तो देखा जाए तो 23 में सपोज ये 24 का रिपोर्ट है और 23 में इंडिया का जो रैंक था 40 था मीन्स 1 रैंक इसने इंडिया ने इम्प्रूव किया है। और इसमें भी देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे मुंबई चेन्नई दिल्ली बेंगलुरु ये वर्ल्ड के 100 टॉप साइंस और टेक क्लस्टर्स में इनका काउंट हो रहा है। मीन्स साइंस और टेक के फील्ड में ये जो सिटीज़ हैं बेंगलुरु दिल्ली चेन्नई एंड मुंबई ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट, बाकी सब ये प्री के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि सर ये बहुत सारे टॉपिक्स को यहाँ पे बहुत सारे जो ये हैं इसको स्किप कर देते हैं। तो अभी आपको यूपीएससी या कोई भी पीसीएस एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और क्या छोड़ना है। नहीं तो फिर आप सारे पॉइंट्स को आप नोट्स बनाने लगेंगे तो फिर आपके पास इतना रॉ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा कि उसको रिवाइज करना उसको कलेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अभी आपको समझना चाहिए कि हमें क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट है हमने इसको डिस्कस किया। जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है तो पहला क्वेश्चन है ये कौन इसको पब्लिश करता है, तो वीपो मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है हमने बताया 39 रैंक रहा है अभी जो 24 वाला इसमें रिपोर्ट आया। फिर अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया ने इसमें इम्प्रूव किया है कि डाउनग्रेड हुआ है, तो इंडिया ने इम्प्रूव किया है क्योंकि 23 में 40 रैंक था। और इसमें क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि जो टॉप साइंस और टेक की फील्ड में क्लस्टर्स किए गए थे उसमें इंडिया की कौन कौन सी सिटीज़ थी। तो उसमें हमने बताया कि बेंगलुरु दिल्ली चेन्नई एंड मुंबई ये वर्ल्ड के टॉप 100 साइंस एंड टेक क्लस्टर्स में इनका काउंट होता है। तो बाकी इसमें देखा जाए तो ऐसा कुछ इसमें ये नहीं है। स्टिल हम अपना पीडीएफ ये अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, वहाँ से भी आप इनकेस आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं वहाँ पे, या फिर आप विजन की जो वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
हमारा अगला जो टॉपिक है कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स मीन्स जो एडिबल मीन्स जो खाने के लिए जो तेल होती है उसके लिए गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लाया था जिससे कि हम जो एडिबल ऑयल के सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंट बन सकें। तो अभी ये टारगेट जो है 2030-31 तक गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है और इसमें एक टारगेट रखा है कि हम नियरली 17 मिलियन जो टन है इसका प्रोडक्शन करें 2030-31 तक, जो कि 2022-23 में सिर्फ हम 39 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं। तो पहला इसमें ये टारगेट रखा गया है और दूसरा है कि हमें देखेंगे कि 72% जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल हो मीन्स जो भी हम एडिबल ऑयल खाने का हम तेल यूज़ कर रहे हैं उसका 72% जो हमारा ऑयल है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो जिससे कि हमें दूसरे कंट्रीज पे इसके लिए डिपेंडेंट ना होना पड़े। ये दूसरा इसका टारगेट है जिससे इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि एडिशनल 40 लाख हेक्टेयर एरिया पे यहाँ पे पाम ऑयल का प्रोडक्शन या फिर कल्टीवेशन किया जाएगा जिससे कि हम इस फील्ड में भी और जो एडिबल ऑयल वाला फील्ड है इसमें भी हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। तो अभी एडिबल ऑयल के से रिलेटेड कुछ डेटा है जैसे हम फोर्थ लार्जेस्ट एडिबल वेजिटेबल सेक्टर में है मीन्स एडिबल जो ऑयल होता है इसमें हम फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर हैं आफ्टर पहले पे यूएसए दूसरे पे चाइना तीसरे पे ब्राज़ील के बाद हम चौथे पाते हैं। अभी इसके अलावा देखा जाए तो इंडिया में नियरली 15 से 20% जो वर्ल्ड का जो एरिया है वहाँ पे मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितना ऑयल सीड का प्रोडक्शन किया जाता है उसमें 15 से 20% सिर्फ इंडिया में उसका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा जो भी वर्ल्ड में कंजम्पशन एडिबल खाने का तेल यूज होता है उसमें से 10% का कंजम्पशन सिर्फ इंडिया में होता है और इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इम्पोर्टर है आफ्टर चाइना एंड यूएसए मीन्स थर्ड थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर है कि जो कि दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंट है खाने वाले तेल पे और उस कंट्री से इंपोर्ट कराता है देन हम उसको खाते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं उसको हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो 7.3% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितना इंक्रीज हुआ है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो जीवीए है मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिशन ये क्या होता है। तो बेसिकली ग्रॉस वैल्यू एडिशन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे दिया गया है कि जो भी हम आउटपुट हमारे किसी भी सेक्टर में मीन्स मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है उसमें से जब इंटरमीडिएट हम जो कंजम्पशन है उसको माइनस कर देते हैं तो वो उस इंडस्ट्री का हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन मीन्स वो जो इंडस्ट्री है वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किए ये निकल के आ जाता है। तो इसी को देखा जाए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो कि हमें जीडीपी कैलकुलेशन में ये हेल्प करता है ये निकल के आ जाता है। और इसमें जो जीवीए में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल महाराष्ट्र का रहा है कि ये महाराष्ट्र ने जीवीए एडिशन में सबसे ज़्यादा हेल्प किया है। और इसके साथ साथ देखा जाए कि इसमें इससे क्या हुआ कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब भी हम जीवीए इंक्रीज होता है इससे एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हुआ मीन्स 7.4% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के से आया है। और इसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो प्रोवाइड किया है तमिलनाडु ने प्रोवाइड किया है। और इससे रिलेटेड जो हमारा जीडीपी है या फिर जीवीए है इससे रिलेटेड हम एक डीप जो एक डेप्थ में हम इकोनॉमी का एक वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम जीडीपी जीवीए नेशनल इनकम जो डिफरेंट उसमें क्राइटेरिया एंड टर्म्स हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है कि अभी इंडिया का देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आरबीआई ने जो रिपोर्ट पब्लिश किया है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो आरबीआई है इंडिया का मीन्स नेशनल सेंट्रल बैंक है मीन्स कोई किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है उस डिफरेंट कंट्री में जैसे यूएस का फेड रिजर्व है फेड और वैसे सेम हमारा आरबीआई है इंडिया का। तो आरबीआई को इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई एक्ट के थ्रू जो कि 1934 में लेकर आया गया था। और अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी है
तो बेसिकली क्या होता है कि जो मॉनेटरी कमेटी होता है जो कि हर 2 महीने पे वो मीट करते हैं। तो पहला तो हम देख लेते हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये क्या है। तो ये है जो अपना पॉलिसी रेट्स होते हैं। पॉलिसी रेट बेसिकली जो रेपो रेट होते हैं इनको डिसाइड करती हैं, ये देखते हुए कि उस कंट्री यहाँ पे महंगाई कितना है, महंगाई को हम कैसे कंट्रोल कर सकें। जो कि इंडिया का जो टारगेट है इन्फ्लेशन वो 4 ± 2% कि 4% से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, ±2 हो सकता है, मीन्स 2 से 6% इन्फ्लेशन ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स 2 से कम भी इन्फ्लेशन आएगा तो उससे क्या होगा कि हमारा इंडस्ट्री पे आउटपुट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और 6 से भी ज़्यादा जाएगा तो भी हम जो कंज्यूमर्स होते हैं इनके पॉकेट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि रेपो रेट और इन्फ्लेशन महंगाई को कैसे कम किया जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें मेंबर्स कौन कौन से रहते हैं। तो हम बता दें कि इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। तो 6 मेंबर्स में कौन रहते हैं, एक तो पहले अपने गवर्नर रहते हैं जैसे अभी शक्तिकांत दास हैं। और इसके अलावा 5 अदर मेंबर्स रहते हैं जिसमें 2 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है। मीन्स एक गवर्नर हो गए, दूसरे 2 आरबीआई के कोई बड़े ऑफिसर्स होते हैं, 3 हो गए, और रिमेनिंग 3 है गवर्नमेंट जिनको चाहती है फाइनेंस से रिलेटेड जिनको नॉलेज है उनको अपॉइंट करती है। तो ये 6 मेंबर्स हो गए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके मेंबर्स होते हैं। तो अभी इसमें वोटिंग ट्रेंड देखा जाए तो क्या जो आरबीआई गवर्नर होता है उनकी वेट का ज़्यादा वैल्यू होता है, नहीं। इसमें सारे मेंबर्स का जो वोटिंग है वो इक्वल होता है, मीन्स एक मेंबर का एक वोट काउंट किया जाता है। तो इसमें कोरम क्या होता है, बेसिकली कोरम क्या होता है कि सपोज अभी 6 मेंबर्स हैं, ऐसा तो नहीं सपोज कहीं पे इसका आज मीटिंग डिसाइड है, बस बारिश हो जाए, सपोज एक्सट्रीम बारिश या फिर कोई डिजास्टर आ गया वहाँ पे सारे लोग नहीं पहुँच पाए, सिर्फ 2 लोग पहुँचे। तो क्या होगा कि 2 लोग ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो पॉलिसी रेट है इसको डिसाइड कर लेंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए कोरम लेकर आया है, मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी प्रेजेंट। तो इसका कोरम कितना है, तो इसका कोरम 4 सेट किया गया है। मीन्स कोई भी मीटिंग सक्सेसफुली होने के लिए इस 6 मेंबर्स में से ये 4 मेंबर कम से कम रहना कंपलसरी है, तभी वो कोई भी डिसीजन ले पाएंगे, नहीं तो फिर वो डिसीजन न लेना अवॉइड हो जाएगा। तो अभी हमने बताया कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट 4% ±2 2026 तक के लिए टारगेट करके चल रहे हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि अभी रिसेंटली क्या था कि इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है $700 बिलियन ने से ज़्यादा क्रॉस हुआ। तो अभी इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा जो कैश रिजर्व है, मीन्स ये फॉरेक्स रिजर्व है, चाइना के पास है, दूसरे पे जापान, तीसरे पे स्विट्जरलैंड है, और इंडिया जो है 4th पे आ गया है कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है। तो अभी देखा जाए तो ये जो $700 बिलियन है इससे इंडिया का जो इम्पोर्ट कवर है, इम्पोर्ट कवर मीन्स आज फॉरेन करेंसी आना इंडिया के पास बंद हो जाए या फिर ट्रेड करना बंद कर दे तो इस जो $700 बिलियन से जो इंडिया है कितने मंथ तक का इंपोर्ट कर सकती है, तो वो नियरली 12 ईयर्स तक का इंपोर्ट्स कर सकती है विद द हेल्प ऑफ $700 बिलियन। अभी हमारा जो टारगेट होता है जनरली हम 6 मंथ का टारगेट लेकर चलते हैं कि 6 महीने तक का हमारे पास इंपोर्ट्स के हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो होनी चाहिए। तो हमने बता दिया आरबीआई जो आरबीआई एक्ट 1934 से इस्टेब्लिश किया गया है। और जो $700 बिलियन होते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो पहला कंपोनेंट होता है इसमें फॉरेन करेंसी असेट्स, मीन्स जो फॉरेन की करेंसी हो गया, लाइक यूएसडी हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया। तो ऐसे जो करेंसी होते हैं पहला ये असेट्स हो गए। दूसरा हो गया कि इसमें गोल्ड के रिजर्व्स भी रखे जाते हैं। तो दूसरा हो गया कि इसमें गोल्ड के रिजर्व्स होते हैं। इसके अलावा जो आईएमएफ में ड्राइंग राइट्स हैं ये भी होता है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को काउंट करके ही हम फॉरेक्स रिजर्व को काउंट करते हैं। तो जो स्पेशल ड्राइंग राइट क्या होते हैं इसको हम किसी इकोनॉमी के स्पेशल वीडियो जब भी लेकर आएंगे उसमें स्पेशल ड्राइंग राइट को हम समझाएंगे कि ये बेसिकली क्या होता है। तो जो फॉरेक्स रिजर्व है इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है किसी भी कंट्रीज के लिए, क्योंकि
पहला रीज़न है कि जब भी क्राइसिस आता है, मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब भी क्राइसिस आता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो रिजर्व्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, ये हेल्प करते हैं जिससे कि उसके इंडिया या अदर कंट्रीज़ के जो इंपोर्ट्स होते हैं वो उस पर कोई इम्पैक्ट ना हो, और जो कोई भी लोन या फिर डिफ़ॉल्ट ना हो, मीन्स कोई कंट्री लोन ले रखा है तो ऐसा ना हो वो उसके पास पैसे ही ना रहें उसको दूसरे जिससे भी लोन लिया है उसको देने के लिए। तो ये फॉरेक्स रिजर्व उस टाइम पे हेल्प करता है, मीन्स जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस या डेट हो गया या फाइनेंशियल इंपोर्ट्स हो गए, इसमें हेल्प करता है। हमारा अगला टॉपिक है कि यूपीआई लाइट एंड यूपीआई 123 एंड यूपीआई लाइट क्या है। तो बेसिकली क्या है यूपीआई 123 पे ये फीचर फोन्स, मीन्स वो सिंपल कीवर्ड कीपैड वाले जो मोबाइल फोन्स आते हैं उसमें यूज करने के लिए इसको लेकर आया है यूपीआई 123, जिसमें आप उस सिंपल फ़ोन से भी यूपीआई यूज कर सकते हैं। और यूपीआई जो लाइट है ये लेकर आया गया है कि एक बार आप वॉलेट की तरह है ये, और इसमें आप एक बार बैलेंस रख लेते हैं तो इसमें आपको जो यूपीआई का पिन है ये बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे फ्रॉड होने से बच सकते हैं। तो इसका लिमिट 500 से बढ़ा के 1000 किया गया है, और वॉलेट का अमाउंट जो कि पहले 2000 तक था उसको बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। हमारा अगला टॉपिक है कि अभी आप जानते होंगे कि वर्ल्ड में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे कि स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडी एंड फिच, वैसे ही हमारा एक इंडिया का खुद का एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है जिसका नेम है केयर एज। ये इंडिया का फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं। इसने जो ट्रिपल ए मीन्स सबसे टॉप पे जो रहता है उसको ट्रिपल ए बोलते हैं, तो ट्रिपल ए रेटिंग दिया है जर्मनी, नीदरलैंड एंड सिंगापुर, स्वीडन, इनको मीन्स फाइनेंशियल के टर्म में इनको टॉप रेटिंग दिया है। और इंडिया का रेटिंग जो है ट्रिपल बी प्लस लेकर इसमें रखा गया है। और इंडिया का जो डेट टू जीडीपी मीन्स जीडीपी का कितना जो पोर्शन है वो डेट में जाता है, वो करंटली अभी 80% मीन्स इंडिया का सपोज 3.75 ट्रिलियन यूएसडी है, तो इसका 80% करेंटली हमारा डेट है, मीन्स उतना कर्ज है, जिसको घटा के हमने 2030 तक 78% करना है। तो अभी देख लेते हैं कि सोवरन क्रेडिट जो रेटिंग है ये क्या है। बेसिकली क्या है, ये एक ओपिनियन देते हैं कि कोई भी एंटिटी हो गया या कोई भी कंट्री हो गया वो अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए कितना रेडी है, तो इसको रेगुलेट करता है। तो इसका आंसर है कि इसको सेबी रेगुलेट करती है। तो सेबी किसको रेगुलेट करती है, क्या पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट करती है? नहीं, जो इंडियन रेगुलेटरी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जैसे क्रिसिल है, आईसीआरए हो गया, फिर केयर एज हो गया, इन लोगों को रेगुलेट करती है, और सेबी जो एक्ट है उसके माध्यम से इनको रेगुलेट करती है। तो इससे क्या होगा कि जो इंडिया का डेट का ऑब्लिगेशंस होता है इसके बारे में ये एक फाइनेंशियल एनालिसिस होता है। तो अभी पूरे वर्ल्ड में इसके अलावा जो वर्ल्ड की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसमें देखा जाए स्टैंडर्ड एंड पुअर, मूडीज एंड फिच, ये बेसिकली यूएस की ये 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो अभी जो यूएस की ये 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इससे रिलेटेड क्या इशू था कि जिसकी वजह से इंडिया को अपना खुद का एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लेकर आना पड़ा है। तो पहला इशू था कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मीन्स जो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूएस वाली जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इसमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मीन्स इनको कौन से डेटा और डेटा इंटीग्रिटी और कौन कौन से डेटा पे ये स्टडी कर रहे हैं या फिर एनालिसिस कर रहे हैं, इसका कोई यहाँ पे ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही नहीं है। दूसरा है कि ये लोग जो किसी भी इकोनॉमिक कंट्रीज होता है, कंट्री के जो इकोनॉमिक के फंडामेंटल्स होते हैं इनको इग्नोर करते हैं। मीन्स हमारी कंट्री का आप देखते होंगे कि फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा है, बट इसको ये लोग इग्नोर करते हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए कि इसमें बायसनेस है, मीन्स क्या होता है कि इंडिया जब ग्रो कर रहा है तो बहुत सारे जो वेस्ट कंट्रीज होती हैं ये इसको एक डिमीन करती हैं, मीन्स ये अच्छे के तौर पे नहीं देखती, हमेशा उसको नीचा दिखाना चाहती हैं कि सपोज हम ब्रिटिश है या यूके, हमने यूके ने इंडिया पे इतने साल तक राज किए, बट इंडिया कैसे उनके जीडीपी को ओवरटेक कर गया ये उन लोगों को
देखा नहीं जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा वेस्ट कंट्रीज के लिए बायसनेस होते हैं। तो ये सारा इश्यूज है जो अभी यूएस बेस्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी। हमारा अगला टॉपिक है कि हैंड इन हैंड इनिशिएटिव। तो इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हैंड इन हैंड इनिशिएटिव कौन लॉन्च किया था, तो इसमें फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया था। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2019 में लॉन्च किया गया था। और इसका पर्पस क्या था? तो पर्पस था जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, तो इसकी जो 3 गोल्स मेन गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए इसको लेकर आया था। तो पहला गोल क्या है कि नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, जो कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नंबर 1 है। इसमें जीरो पॉवर्टी मीन्स पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो गोल था कि माल न्यूट्रिशन या फिर जीरो हंगर, नो हंगर, ये वाला इसको पूरे वर्ल्ड से खत्म करना है। तो ये दूसरा हो गया। और इसके अलावा जो इनइक्वालिटीज है, मीन्स आप देखेंगे के शेप रिकवरी के बारे में आप जानते होंगे कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, बट यहाँ पे लोगों का जो लोग हैं, पीपल हैं, इनकी प्रोस्पेरिटी नहीं हो रही है। तो इसमें इनइक्वालिटी ये एक जनरेट करता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इसके बीच में इनइक्वालिटी है, इसको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसको लेकर इसमें बोला गया था। तो अगला क्वेश्चन है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है हैंड इन हैंड इनिशिएटिव का? नहीं, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इसमें सिर्फ 72 कंट्री हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो बेसिकली क्या है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है 1948 में लाया गया था, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स पार्लियामेंट में, संसद में कोई भी एक्ट पास करवा के। और ये कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लाया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप देखेंगे कि यूपीएससी का आप पीवाईक्यू देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि कॉफ़ी बोर्ड, टी बोर्ड, ऐसा जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना रहेगा कि हो सकता है सिल्क बोर्ड के बारे में पूछ ले, सिल्क बोर्ड का हेड ऑफिस कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर आता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड देख लेते हैं। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर है, जो नियरली पूरे वर्ल्ड का 42% रिस्पॉन्सिबल, मीन्स पूरे वर्ल्ड में जितना भी सिल्क का प्रोडक्शन था उसका 42% सिर्फ इंडिया में होता है। और इंडिया में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है जो कि 32% है, मीन्स इंडिया का 32% सिर्फ कर्नाटका में होता है। और दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। और हमारा इकोनॉमी वाला जो भी मंथली करंट अफेयर्स के जितने टॉपिक्स हैं उसको हमने कवर कर लिया है। तो इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस लेकर आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं, नियरली 70% व्यूअर्स हमारे चैनल को वीडियोज़ तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए। वहाँ पे हम आपके जो भी इश्यूज़ हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। और इन केस आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइए, उस पर हम जो अपडेटेड वीडियोस लेकर आएंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।